नौबत आन पड़ी कि सबका साथ सबका विकास 2024 के चुनावों के बाद एक है तो सेफ पर आ जाता है। मैं दोनों से जवाब चाहूंगी। 20 सेकंड में हर्षवर्धन जी आप, और 20 सेकंड में प्रदीप भंडारी। सूजी बहन इज ऑल्सो वेटिंग फॉर अ रिप्लाई। देखिए, एक लाइन में सिर्फ मैं कहूं रूबिका जी, बड़ा स्पष्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी हो, भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिमों को भी अपने साथ लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और ऐसा नहीं कि उनको लाभ नहीं हुआ, कई जगहों पर उनको मुसलमानों के मत मिले, लेकिन राजनीतिक तौर पर जब तक आपको बहुतायत मत नहीं मिलते हैं, 8-9% मुसलमानों के मत पाकर आप नहीं कुछ हासिल कर सकते। और 2024 के चुनाव में हिंदू जातियों में बटा, उसका लाभ कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों को। यानी हर्षवर्धन जी आप ये कह रहे हैं कि ये जातियों का आंसर था, ना कि मुसलमानों के एक मुश्त होकर और हिंदुओं को एक तरफ करने का आंसर था। हाँ प्रदीप जी। रूबिका जी, जब राहुल गांधी हमारे भारतीय समाज को बांटने का प्रयास करते हैं, उसमें फर्स्ट स्टेप ये मेजॉरिटी कम्युनिटी को बांटने की बात करते हैं, जब ये सिर्फ कास्ट एंड सिर्फ एक समाज के अंदर बात करते हैं, एक धर्म में बात करते हैं, तो ये हमारा दायित्व तो बनता है कि हम ब्रिटिश की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को राहुल गांधी जो वापस इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं उसको हम रोके। एग्जाम्पल दूंगा, ये प्रियंका वाड्रा जो 25 ट्वीट गाजा के ऊपर करती हैं, एक बार जब हिंदू माइनॉरिटी में उत्पीड़ित होता है एक शब्द नहीं बोलती, तो जब हमारा प्रमुख विपक्षी दल इस तरीके की साजिश रख रहा है तो हम तो सरदार पटेल के नारे के हिसाब से आगे जाएंगे, एक है तो सेफ है। नहीं तो आप अगर मेजॉरिटी के लिए एक के बाद एक स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं तो उनको पता है उनका वोट बैंक माइनॉरिटी है। हमारा वोट बैंक भारतीय है, हमारे किसी भी वेलफेयर स्कीम में कोई भी हिंदू मुस्लिम के बीच में डिफरेंशिएशन नहीं होता है। भाई अरे वो अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, आप अपने हिसाब से बनाइए। आप हिंदुओं को खुश कीजिए, वो मुसलमानों को खुश करेंगे। रूबिका जी, इट्स ऑलवेज लवली टू बी ऑन योर शो, लेकिन अभी अगली बार मुझे स्टूडियो में आना पड़ेगा तो ही मुझे बोलने का मौका मिलेगा। मौका ही नहीं मिला, बट बी एज इट में। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आपने शुरुआत की अडानी के बारे में और धारावी के बारे में। धारावी को इतने साल से गायकवाड़ परिवार वहां स्थायी है, राइट? लेकिन आप जाके देखें धारावी की क्या समस्या है। यू सी, टूरिस्ट, जो भी टूरिस्ट आते हैं वो देखने को जाते हैं कि एशियाज बिगेस्ट स्लम। क्या स्लम दिखाने के लिए हम मुंबई नगरी हैं? मैं दो तीन चीज अहम मुद्दे कहना चाहूंगी। अदानी का टेंडर और उसकी टर्म्स किसने पारित की? उद्धव ठाकरे की सरकार ने। किसने तय किया कि भाई कितनी जगह किसको मिलेगी, कितना स्क्वायर फीट मिलेगा? उद्धव ठाकरे ने। जब हमारी सरकार आई, महायुति सरकार आई, तब हमने वही टेंडर कंडीशंस के साथ टेंडर निकाला। कहा जाता है प्रीमियम नहीं लिया। अरे भैया, सबसे ज्यादा प्रीमियम अदानी ने दिया, अदानी कॉन्ग्लोमरेट ने दिया। दूसरी बात, जगह दे दी, मुंबई दे दी, लैंड दे दी। अरे मेरे भाई, इट इज एन एचपीवी बिटवीन अदानी एंड धारावी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इट्स अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। और सारी जमीन धारावी डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास है, क्योंकि सरकार ने यह तय किया कि धारावी इज अ स्पेशल प्रोजेक्ट। क्योंकि उसको आप भाव समझिए, मैं वो ये क्या बैठ के यहाँ पर कर रहे हैं कि हमारा किसी से पर्सनल दुश्मन नहीं। वो ये कह रहे हैं अडानी बिकेम अ हीरो ओनली ड्यूरिंग दिस टाइम, मोदी के आने के बाद। वो आरोप लगा रहे हैं कि सारी की सारी जो चीजें हैं जो उनको फायदा पहुंचाती है वो उनके पास चली जाती है। लेकिन मोदी जी आने के बड़ा शानदार कोइंसिडेंट है। नहीं, एक मिनट, मोदी जी आने के बाद ही देश चल पड़ा। एफटीआई सबसे ज्यादा कब आई? और एक बात हम झुटला नहीं सकते, लक्ष्मी को खींचती है। ध्यान रखिए, आज मुझे जब बिजनेस करना हो, लक्ष्मी ने लक्ष्मी को खींचा है। ओके सुजी बहन, आप बीच में ना बोले प्लीज। नहीं, मैंने सुना आपकी पूरी बात सुनी ना। सुजी बहन, आप ये कह रहे हैं कि लक्ष्मी ने लक्ष्मी को खींचा, ठीक है, बराबर है, उसमें कुछ गलत नहीं है। नहीं, अरे ठीक है ना, सब जानते हैं, हिंदुस्तान में जो भी रहता है इस बात पर यकीन करता है। लेकिन यहाँ इस माने की क्या मतलब? लक्ष्मी ने लक्ष्मी को खींचा का क्या मतलब? नहीं, क्योंकि इसीलिए कि जब आप देश आगे बढ़ेगा तो जो इंडस्ट्रियल फैमिली देश की गति को मिला के चलेगा वो आगे बढ़ेगा। अभी आपको टेंडर करना हो, ऑलराइट, नहीं कर पाए। अनुराग जी, भाई आप लोगों ने भी आपके टाइम पर, अनुराग जी आपके टाइम पर, एक सेकंड सुजी बहन ना, इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करती हूँ। अनुराग भदौरिया जब अखिलेश यादव आए थे, उन्होंने भी, और इसमें कोई दो राय नहीं, ये बात सच है, फ्लाईओवर्स बने, वहाँ भी शानदार जो है एक्सप्रेसवे बने थे। इसमें आप ये कह सकते हैं कि उद्योगपतियों का अगर साथ ना हो या वो तरीके से काम ना करे तो डेवलपमेंट हो सकता है?
देखिए, एक चीज तो आज हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छी बोली और बधाई के पात्र भी हैं कि पत्रकार ने बड़ी बेईमानी की। हर्षवर्धन जी, बीजेपी का चश्मा पहन के बैठते हैं जो पत्रकार, वो वाकई बेईमानी कर रहे हैं देश के साथ, क्योंकि उनको बीजेपी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। वो बात ही करते हैं, बात कर रहे थे जाति के कि जाति भी, अरे जाति के बोर्ड पे आप त्रिपाठी हटा दीजिए नाम के आगे, क्यों आप त्रिपाठी लगाते हैं? बता दीजिए, मैं क्यों भदौरिया लगाता हूं? हटा दें सब लोग, भंडारी भी हटा दें नाम के आगे से। आप कितनी माने बेतुकी बातें कर रहे थे, सिर्फ बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए इतना गिर जाओगे चश्मा लगाने के बाद? आप बात करते ना, हमने नारा दिया है ना पीडीए का, हमने बांटो कटो का नारा दिया, एक है सिर्फ, किसको एक रखना चाहते हैं? किसको? यहाँ इस हिंदुस्तान में कौन एक नहीं है? हम सब भारत के, अभी तो संविधान की बात पढ़ रहे थे, हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग तो हमेशा से एक हैं। अंग्रेजों ने हमें बांटने काटने की बात की थी, अंग्रेजों ने हमें डिवाइड एंड रूल करना सिखाया था, तो हम उससे आसफाक उल्लाह जैसे लोग इस देश में पैदा हुए, इस देश में शहीद भगत सिंह जैसे लोग यहां पे पैदा हुए, चंद्रशेखर आजाद जी जैसे लोग पैदा हुए, देश को आजाद कराया, तब ये बात हुआ करती थी। आज कौन है यहां पे भाई? कौन अंग्रेजों का शासन कर रहा है जो इस तरह का नारा दिया जाएगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई, अंग्रेजों ने हमारे पर इतना अत्याचार किया, उसके बारे में आप चर्चा नहीं करना चाहते क्योंकि आप 1947 याद आ जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो नहीं एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। देखिए, ठीक नहीं है, सब लोग इतना बोलते हैं, आप टोकते नहीं हैं। हर्षवर्धन जी लंबा बोलते रहते हैं, आप सुनते रहते हो, वो बेतुकी का चश्मा लगा के बीजेपी का बोलते हैं और आप सुनते हो। अगर हम पार्टी के नाते अच्छी बात करें तो आप करो, एक मिनट रुको। अटैक नहीं करेंगे अनुराग जी, मैं ये बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैंने आप सबको बुलाया नहीं, ये पर्सनल उन्होंने बोला पत्रकारों, हर्षवर्धन जी को मैंने बुलाया, पत्रकारों की बात की ना, तो पत्रकारों की बात मेरी है। पत्रकारों अगर आपको कोई कुछ बोलेगा, आपकी इज्जत की जिम्मेदारी मेरी है, मेरे कहे, मेरे रिक्वेस्ट पर आप लोग सब आते हैं, तो मैं आपको भी यहाँ पर शर्मसार नहीं होने दूंगी और ना ही हर्षवर्धन को बेईमान बोला, मैंने नहीं बोला। नहीं अरे नहीं, आप जो उनके मैंने नहीं बोला, मैं कह रही हूँ जनरलाइज करने का मैं फिर भी आपको अधिकार देती हूँ, लेकिन पर्सनल अटैक का मैं आपको अधिकार नहीं दूंगी, कतई नहीं दूंगी। अब उनको जवाब देने दीजिए। अटैक कर ही नहीं रहा हूँ मैं, उनको जवाब देने दीजिए। हर्षवर्धन बात कह लूं, मेरी बात पूरी नहीं हुई। अरे आपकी बात पूरी होने के लिए सन 1947 से शुरू करना पड़ता है, फिर 2024 में आना पड़ता है। 20 सेकंड में हो जाएगी। अरे अनिल, हाँ ठीक है, बोलिए। का मेरा नारा क्या था? पीडीए। क्यों हमने पीडीए का नारा दिया? क्योंकि हमने समाज को एक करने की बात की है, तोड़ने की बात नहीं की है, जोड़ने की बात की है। समाज में जो दलित समाज पीछे छूट गया है, जो यहाँ पिछड़े, जो समाज में जो लोग पिछड़ गए हैं, उनको मुख्य धारा में शामिल करके एक बनाना है और एक करके हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना। हम हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की ठीक है, ओके। हर्षवर्धन जी जवाब दीजिए। मैं इस सवाल पर वापस आपके पास आऊंगी। अनुराग भदौरिया आप रुक जाइए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जल्दी से जवाब दे दीजिए। रूबिका जी, मैं इसीलिए कहता हूं कि इस देश का फ्रॉड सेकुलरिज्म अगर बेईमान पत्रकारों ने पाला पोसा नहीं होता ना, तो आज अनुराग भदौरिया जैसे लोग ऐसी बात नहीं। और ये सच नहीं है क्या कि मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते रहे? और मेरे अंदर तो साहस है, लेकिन अनुराग भदौरिया नहीं बोल पाएंगे कि पीडीए कर रहे हैं, क्यों मुसलमानों को ही क्यों टिकट दिया? अनुराग जी रुक जाइए ना प्लीज, इतनी तीखी बातें कर रहे थे। हर्षवर्धन जी अपनी बात रखें, फिर आप बोल दीजिएगा। नहीं ऐसे नहीं चलेगा। हर्षवर्धन जी प्लीज बात खत्म कीजिए। देखिए, समाजवादी पार्टी का यही चरित्र, मैं तो कह रहा हूं ना कि